चलिए शुरू करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग की शीट जिसके पास ना हो शीट ले लीजिएगा भैया से। मैं आंसर बोल देता हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, मतलब कितना आप समझ पा रहे हैं उसमें। तो जिनके पास शीट ना हो लॉजिकल रीजनिंग की शीट ले लीजिए भैया से, ठीक है। शीट सभी के पास है? चलिए तो आंसर बोलते हैं, आप टिक करिएगा, मैच करिएगा कितने सही हुए कितने गलत हुए। अच्छा ये काम तो शुरू हो ही जाएगा। जरा एक क्वेश्चन लिखो, हम बोलने जा रहे हैं आंसर, उससे पहले क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए। देखिए 7 किताबें लिखना शुरू करिए। 7 किताबें, 7 किताबें, 7 किताबें हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश लिखना शुरू करिएगा सर। 7 किताबें हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस, मैथ्स साइंस जीएस रीजनिंग, जीएस रीजनिंग, जीएस रीजनिंग तथा आर्ट, तथा आर्ट एआरटी आर्ट, तथा आर्ट एक मेज के ऊपर, एक मेज के ऊपर, एक टेबल के ऊपर, एक मेज के ऊपर ऊर्ध्वाधर क्रम में रखी है, वर्टिकली रखी है। एक मेज के ऊपर ऊर्ध्वाधर क्रम में, ऊर्ध्वाधर लिख लेंगे, ऊर्ध्वाधर क्रम में रखी। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर होता है ना जो, वही वाला ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर क्रम में रखी है। अच्छा इसका मतलब होता है एक के ऊपर एक रखी है, ठीक है। आपने लिखा है कि 7 किताबें हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस जीएस रीजनिंग तथा आर्ट एक मेज के ऊपर ऊर्ध्वाधर क्रम में रखी है, मतलब एक के ऊपर एक रखी है। चलिए नई लाइन से लिखिएगा सर, नई लाइन से लिखिएगा, नई लाइन से लिखिएगा, लिखिएगा साइंस की किताब, साइंस की किताब हिंदी तथा आर्ट के बगल में है। साइंस की किताब हिंदी तथा आर्ट के बगल में है। साइंस की किताब हिंदी तथा आर्ट के बगल में है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा मैथ्स, अगला पॉइंट लिख रहे हैं मैथ्स केवल जीएस के बगल में है। मैथ्स केवल जीएस के बगल में है। मैथ्स केवल जीएस के बगल में है। अगला पॉइंट लिखिए सर, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा हिंदी, हिंदी जीएस के बगल में है। हिंदी जीएस के बगल में है। हिंदी जीएस के बगल में है। और आखिरी पॉइंट लिखिएगा सर, लास्ट पॉइंट है, लिखिएगा, लिखिएगा रीजनिंग, लिखिएगा रीजनिंग, रीजनिंग आर्ट के बगल में नहीं है। रीजनिंग आर्ट के बगल में
नहीं है, जबकि 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 लिखिएगा, जबकि जबकि इंग्लिश साइंस के ऊपर रखी है, जबकि इंग्लिश साइंस के ऊपर रखी है, जबकि इंग्लिश साइंस के ऊपर रखी है, जबकि इंग्लिश साइंस के ऊपर रखी है। भैया 7 किताबें हैं, अरेंज करनी है और क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर देने होंगे। पहले आपको अरेंजमेंट करना है। ये 7 किताबें एक मेज के ऊपर रखनी है, टेबल के ऊपर रखनी है, वर्टिकली 1 बाय 1 एक के ऊपर एक इस तरह से रखनी है। पहली किताब सर सबसे नीचे यहाँ रखी होगी, उसके बाद फिर एक बुक यहाँ होगी, देन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, एक के ऊपर एक आपको 7 किताबें रखनी। कोशिश करिए जल्दी से, जो भी आपको जानकारी दी गई उसके हिसाब से हर एक जगह पर एक किताब का नाम लिखना है, एक सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जल्दी से प्रयास करिए। बेटा आपको थोड़ा शिफ्ट हो जाओ सबसे लास्ट में, थोड़ा सा खिसक जाओ, नीचे से बैठ जाए, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, देख लीजिए सभी किताबों की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। हाँ भाई अरेंजमेंट हो पा रहा है? चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हमसे क्या बोली गई, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या था बताइए सर? साइंस की किताब हिंदी तथा आर्ट के बगल में। अच्छा, दोनों के बगल में, इसका मतलब दोनों के बीच में होगी। ठीक है, मतलब साइंस की जो बुक है सर, साइंस की जो बुक है वो हिंदी और आर्ट के बगल में है, तो मतलब साइंस के अगल बगल हिंदी और आर्ट होना चाहिए। तो मतलब ये अगर ऊपर हिंदी तो नीचे आर्ट, और या फिर ऊपर आर्ट तो नीचे हिंदी, कुल मिला के साइंस के अगल बगल ये दोनों किताबें होनी चाहिए। ठीक, ये सिस्टम वहां फिट कर देंगे, ये कॉम्बिनेशन हम वहां पर जाकर फिट कर देंगे। चलिए एक बात और, अपनी सुविधा के लिए हम 2 डायग्राम लेकर चल रहे हैं, पेपर में भी आपको यही करना है। साइमल्टेनियसली आप 2 डायग्राम लेकर चलेंगे तो कोई एक गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा, जो सही हो उससे क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए आगे पढ़िए। क्या हाँ, लाइन पढ़िएगा, एक शब्द का सम्मान करना है, क्योंकि एक शब्द की वजह से आपका आंसर बदलेगा। बोला ये गया कि मैथ्स की किताब केवल, अच्छा केवल जीएस के बगल में है, केवल मैथ्स की बुक केवल जीएस के ही बगल में है और किसी के बगल में नहीं। तो अगर मैं मैथ्स सबसे ऊपर लिख देता हूं, मान लो, देखकर बताइए सर, अगर हम मैथ्स सबसे ऊपर लिख देते हैं सर अगर हम मैथ्स सबसे ऊपर लिखते हैं, मैथ्स सबसे ऊपर लिखते हैं और जीएस यहां लिख देते हैं, देखकर बताइए समय जो मैथ्स है क्या वो केवल जीएस के बगल में है कि नहीं? अच्छा ठीक है, बात आपकी हमने मान ली। अगर हम मैथ्स यहां लिख देते तो कौन सा गुनाह कर देते? मैथ्स यहां लिख दिया, जीएस यहां लिख देते, क्या दिक्कत थी? सर दिक्कत थी, बहुत बड़ी दिक्कत थी। इस समय मैथ्स केवल जीएस के बगल में है कि 2 किताबों के बगल में? उसके ऊपर भी कोई है, उसके नीचे भी कोई है। इन्होंने कहा कि मैथ्स जो है वो केवल जीएस के बगल में है, इसका मतलब मैथ्स का पड़ोसी केवल एक ही है, 2 पड़ोसी नहीं।
तो भैया मैथ्स को ऊपर रख सकते हैं। उसी तरह से बेटा मैथ्स को नीचे भी तो लिख सकते हैं। मान लो मैथ्स को हमने यहां लिख दिया, मैथ्स केवल जीएस के बगल में है। देखकर बताइए इस समय मैथ्स केवल जीएस के बगल में है कि नहीं? दोनों बातें सही है जी। आगे बताएं, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। हिंदी जीएस के बगल में, हिंदी जीएस के बगल में है। तो बेटा जीएस के बगल में हिंदी हमने लिख दिया कुछ इस तरह से, हिंदी जीएस के बगल में है, हिंदी जीएस के बगल में है। भैया बात सही चल रही है? अब अपना एक पॉइंट उधार था, ये वाला पॉइंट, अब इसको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। पॉइंट ये था कि हिंदी और आर्ट के बीच में कौन होनी चाहिए? साइंस। सर हिंदी यहाँ है, अगर हम आर्ट यहाँ लिखते तो बीच में साइंस लिख सकते हैं कि नहीं? सर अगर हिंदी यहाँ है तो अगर हम सर आर्ट यहाँ लिख दें तो आप ही बताइए क्या बीच में साइंस लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों ऐसा ही? तो दो डायग्राम बना रहे, दोनों अभी तक तो ठीक चल रहा है जी। आगे बताएं। बोला ये गया कि रीजनिंग आर्ट के बगल में नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, रीजनिंग अगर आर्ट के पड़ोस में नहीं है तो रीजनिंग यहाँ नहीं हो सकती है। रीजनिंग अगर यहाँ नहीं हो सकती तो सबसे नीचे तो हो ही सकती है। सर सबसे नीचे हमने लिख दिया रीजनिंग, सही बात है। एक किताब का नाम बच गया, वो है इंग्लिश। इंग्लिश को हमने यहाँ लिख दिया। पॉइंट थोड़ा सा बचा है, मुझे याद है, मैं अभी पढ़वाऊंगा, मैं पढ़वाऊंगा। अभी सुनिएगा, रीजनिंग आर्ट के बगल में नहीं है। जरा इस बात को यहाँ भी इस्तेमाल करिए बेटा। रीजनिंग आर्ट के बगल में नहीं है तो आर्ट के पड़ोस में रीजनिंग नहीं लिख सकते हैं, पर थोड़ा ऊपर तो लिख सकते हैं ना। सर हमने रीजनिंग यहाँ लिख दिया, रीजनिंग यहाँ लिख दिया। अब एक किताब बच गई, कौन सी? इंग्लिश। तो इंग्लिश मस्ट बी हियर, इंग्लिश को हमने यहाँ लिख दिया। सर दो डायग्राम बन गए। एक पॉइंट और था इसी में लास्ट, जबकि इंग्लिश साइंस के ऊपर है। ध्यान से पढ़कर मुझे एक बात बताइए, क्या ये लिखा है कि इंग्लिश साइंस के ठीक ऊपर है? ऐसा लिखा है क्या? ठीक ऊपर नहीं लिखा है। इंग्लिश साइंस के ऊपर है तो ऊपर कहीं भी हो सकती। चेक करके बताइए, इनमें से एक डायग्राम सही हो गया या गलत हो गया? सर दूसरा वाला सही हो गया या गलत हो गया? इंग्लिश साइंस के ऊपर है तो सर इसमें तो साइंस के ऊपर कहीं इंग्लिश दिख नहीं रही है। सर ये डायग्राम अपना फेल हो गया और वो वाला डायग्राम पास हो गया। तो ये कंफर्म हो गया कि इंग्लिश साइंस के ऊपर है, डायग्राम सही है। अच्छा अगर बोला होता कि इंग्लिश साइंस के ठीक ऊपर है तो वो भी गलत होता, क्योंकि इंग्लिश साइंस के ठीक ऊपर है। तो आप बताइए साइंस के ठीक ऊपर तो नहीं दिख रही, इंग्लिश ऊपर दिख रही है कहीं, तो इस वजह से ऊपर बोला था। ये डायग्राम बिल्कुल सही है। क्या भैया डायग्राम मैच हो पा रहा है? ठीक, वो डायग्राम अपना सही हो गया, ये गलत। लेकिन दो डायग्राम बनाने का फायदा यही मिलता है। एग्जामिनर ने आखिरी का एक पॉइंट दिया है जिससे कंफर्म हो पाया कौन सा डायग्राम सही है। बाकी सोचिए पूरे पॉइंट से आप चलते जाओगे, दोनों डायग्राम बनते जाएंगे। केवल आखिरी का एक छोटा सा पॉइंट है जो तय कर रहा है कि सर ये डायग्राम सही और ये गलत। चलिए डायग्राम तो अपना फाइनल हो गया। अब सामने देखिए सभी लोग, जितने नए पुराने जो भी हैं सभी लोग बेटा सामने हमारे सवाल के जवाब दीजिएगा सामने देखकर। ये डायग्राम फाइनल हो गया है। शुरू करें, शुरू करें। जीएस के ऊपर चौथी किताब, जीएस के ऊपर चौथी किताब, जीएस के ऊपर चौथी किताब के नीचे पांचवी किताब के नीचे पांचवी किताब के ऊपर तीसरी किताब के ऊपर तीसरी किताब के ठीक नीचे कौन सी किताब रखी है? हिंदी रखी है। साथ में छूटे तो नहीं थे? हाँ साथ में चलना पड़ेगा तभी पहुंच पाओगे, नहीं रास्ते में ट्रेन छूट जाएगी। अगला बताइए, अगला बताइए। यदि सर्वप्रथम, ध्यान से सुनना, यदि सर्वप्रथम सबसे पहले हिंदी और आर्ट आपस में अपनी अपनी जगह बदल लें। सबसे पहले हिंदी और आर्ट आपस में अपनी अपनी जगह बदल लें, इंटरचेंज कर लें। उसके बाद आर्ट और रीजनिंग, उसके बाद आर्ट और रीजनिंग अपनी अपनी जगह बदल लें। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, बोल क्या रहे हैं। सबसे पहले हिंदी और आर्ट अपनी अपनी जगह आपस में बदलें, उसके बाद आर्ट और रीजनिंग अपनी जगह आपस में बदलें, आपस में इंटरचेंज करें। क्या मन में सोच लिया? नहीं सोच पाए? ठीक, आपस में रीजनिंग और आर्ट भी अपनी जगह बाद में बदल लें। जब बदल लें तो बताइए कि रीजनिंग के नीचे बेटा, रीजनिंग के नीचे तीसरी किताब, रीजनिंग के नीचे तीसरी किताब, रीजनिंग के नीचे तीसरी किताब के ऊपर पांचवी किताब के ऊपर पांचवी किताब के नीचे
दूसरी किताब कौन? कोई किताब नहीं। चलिए, क्या कहा था, ध्यान से सुनना। सुनो, सबसे पहले बोला है कि हिंदी और आर्ट अपने अपनी जगह आपस में बदलेंगे। तो हिंदी और आर्ट अपनी जगह बदलेंगे तो यहां आ जाएगी हिंदी और यहां पहुंच जाएगी आर्ट। क्यों भाई, बात सही? उसके बाद हमसे कहा कि अब आर्ट और रीजनिंग आपस में अपनी जगह बदले, तो अब इस जगह पर कौन आ जाएगी? रीजनिंग, और उधर कौन पहुंच जाएगी? आर्ट। पूछा क्या गया था? रीजनिंग के नीचे, रीजनिंग के नीचे तीसरी किताब। आप बताओ, रीजनिंग के नीचे कोई तीसरी है? जब रीजनिंग के नीचे तीसरी नहीं है तो उसके ऊपर पांचवी कहां से मिल गई? उसके ऊपर जो पांचवी मिल गई, कुछ लोगों ने आंसर भी दिया था, ऐसा नहीं है, मैं सुन रहा था, कुछ लोगों ने आंसर भी दिया था, सर जब इसके नीचे तुम्हें तीसरी किताब ही नहीं मिली तो तुम्हें उसके ऊपर पांचवी कहां से मिल गई? तो भैया जब नहीं मिली तो आपका बता दें, आपको इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि ऐसी कोई किताब नहीं होगी या कोई भी किताब नहीं होगी, आपको बाकायदा आंसर दिया जाता है। एक छोटा सा सवाल और सामने देखकर बताइएगा, यदि भैया गौर करिएगा, अगर जीएस और आर्ट आपस में अपनी अपनी जगह बदल लें, अगर जीएस और आर्ट आपस में अपनी अपनी जगह बदल लें, अगर जीएस और आर्ट आपस में अपनी अपनी जगह बदल लें, अगर जीएस और आर्ट आपस में अपनी अपनी जगह बदल लें, तो बताइए कि जीएस से सबसे अधिक दूरी पर कौन सी किताब होगी? तो बताइए, जीएस से सबसे अधिक दूरी पर कौन सी किताब होगी? सर मैथ्स होगी। जब जीएस और आर्ट आपस में अपनी जगह बदलेंगे तो जीएस यहाँ, आर्ट यहाँ, तो जीएस अगर यहाँ पहुंच जाएगी तो सबसे ज्यादा दूर कौन होगी उससे? मैथ्स होगी। एक और बात का जवाब दीजिए, क्योंकि हम ये मिसलेनियस क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि पेपर में ये लैंग्वेज ही है जो आपको परेशान करेगी। बताइएगा सर, आर्ट का जो संबंध रीजनिंग से है, आर्ट का जो संबंध रीजनिंग से है, आर्ट का जो संबंध रीजनिंग से है, ठीक वैसा ही संबंध मैथ्स का हिंदी से भी है। क्या बात सुनने में ठीक लग रही है? आर्ट का जो रिलेशन, आर्ट का जो संबंध रीजनिंग से है, ठीक वैसा ही संबंध मैथ्स का हिंदी से भी है। बताइए, क्या बात सुनने और देखने में ठीक लग रही है? सर आर्ट का संबंध रीजनिंग से कैसे है? आर्ट के ऊपर दूसरी किताब है रीजनिंग, आर्ट के ऊपर 1 2, दूसरी किताब कौन है? रीजनिंग। तो वही संबंध मैथ्स का हिंदी से भी है। बताइए, मैथ्स के ऊपर दूसरी किताब कौन है? हिंदी। सही बात है। इसी आधार पर बताइए कि साइंस से किसका संबंध है? हाँ भाई, साइंस से किसका संबंध है? पहले तो बबन बन गए थे, दिमाग में चल गई। आंसर है जीएस, आंसर है जीएस। मन मानने को तैयार नहीं होगा, छोला बड़बड़ा रहा होगा, बेचैनी हो रही होगी, उलझन हो रही होगी, पर आंसर क्या है? जीएस। सारा खेल शब्दों का है सर, सारा खेल शब्दों का है। मैंने आपसे कहा कि आर्ट का जो संबंध, बेटा आर्ट का जो संबंध, आर्ट का जो संबंध रीजनिंग से है सर, रीजनिंग से है, ठीक वैसा ही संबंध मैथ्स का, ठीक वैसा ही संबंध मैथ्स का हिंदी से भी है। यही तो बोले ना, हिंदी से भी है। तो आपसे पूछा इसी आधार पर बताइए कि साइंस से किसका संबंध है। अगर हमने पूछा होता साइंस का संबंध किससे है, अगर हमने ये पूछा होता तो आप वही करते जो आप सोच रहे थे कि सर जी आर्ट के ऊपर दूसरी किताब रीजनिंग, मैथ्स के ऊपर दूसरी किताब हिंदी, तो साइंस के ऊपर दूसरी किताब इंग्लिश। तो आप आंसर आपको दे देते इंग्लिश से है, तो आप आंसर देते इंग्लिश से, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन हमने साइंस का पूछा ही नहीं था, हमने पूछा था साइंस से किसका, उल्टा पूछ लिया था। हमने पीछे वाली पार्टी का नाम बताया था और आगे वाली पार्टी का नाम पूछा था, साइंस से किसका, हमने आगे वाले का पूछा। क्या मेरी बात समझ पा रहे? साइंस का किससे, तो इंग्लिश से। साइंस से किसका, उल्टा पूछा। तो बेटा अभी भी ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे? नीचे जाएंगे, तो नीचे दूसरी किताब कौन है? जीएस। साइंस से किसका? जीएस का। क्या बात समझ पा रहे हैं सर? और साइंस का किससे? इंग्लिश से। क्या हुआ? सही है ना? भले पढ़ा नहीं, भले पढ़ा। एक बात का और जवाब दीजिए, मेज की सतह से, मेज की सरफेस, मेज की सतह से छठी सबसे दूर, सिक्स्थ, छठी सबसे दूर रखी किताब, छठी सबसे दूर रखी किताब
के ठीक ऊपर कौन सी किताब? मेज की सतह से छठी सबसे दूर रखी किताब, छठी सबसे दूर रखी किताब के ठीक ऊपर कौन सी किताब? हाँ भाई, कौन है? अक्षय तुम्हारा हिंदी आ रहा होगा ना? वेरी गुड। अब सब लोग जरा, सब लोग एक साथ प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो जय माता दी। नहीं, आंसर क्या है? आइए चलिए देखते हैं। सर गौर करिएगा, मेज, अब सुनिए सुनिए, खेल शुरू हो चुका है। मेज की सतह से, मेज की सरफेस से पहले नंबर पर सबसे दूर, फर्स्ट फारदेस्ट बुक, पहले नंबर पर सबसे ज्यादा दूर कौन है ये बताओ? मेज की सतह से पहले नंबर पर सबसे ज्यादा दूर कौन रखी है? जो दिख रहा है वो बोलो। मेज की सतह से सबसे ज्यादा दूर कौन है बताओ? रीजनिंग है। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा दूर कौन है? रीजनिंग। तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा दूर कौन हुई? इंग्लिश। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सबसे ज्यादा दूर कौन हुई? जीएस। मेज की सतह से छठी सबसे दूर रखी किताब जीएस है। मन मानने को तैयार नहीं होगा पर जीएस ही है। सर मेज की सरफेस से, सतह से छठी सबसे दूर रखी किताब कौन है? जीएस के ठीक ऊपर हिंदी। अच्छा हिंदी बोले थे क्या? आप कुछ और सोचे थे क्या? छठी सबसे दूर रखी किताब कौन है? जीएस के ठीक ऊपर कौन सी किताब? हिंदी। सही बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। हम ऊपर तरफ ध्यान दे रहे थे तो बेटा हिंदी है। तो छठी सबसे दूर रखी किताब कौन है? जीएस। इसके ठीक ऊपर कौन है? हिंदी। अच्छा एक बात बताओ, मेज की सतह, मेज की सरफेस से 7वें नंबर पर सबसे पास कौन? मेज की सतह से 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा नजदीक कौन? नियरेस्ट। मेज की सतह से 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा पास में कौन रखी है बताओ? बोलो भाई, कौन है? रीजनिंग है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, सर कभी भी आपसे बोले पांचवी सबसे दूर, छठी सबसे पास, 10वीं, 8वीं, 9वीं, कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, शुरुआत हमेशा पहले से करिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। हमने बोला मेज से 7वीं सबसे पास कौन सी किताब रखी है? तो अगर आप देखोगे तो ये मेज है, मेज की सरफेस है। इस सतह पे पहले नंबर पर सबसे पास कौन है? पहले नंबर पर सबसे नजदीक, तो फिर दूसरी सबसे पास, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं सबसे पास कौन हुई? रीजनिंग। आपको ऐसा लग रहा होगा गुरुजी तो दूर रखी है, आप इसको पास बता रहे हो। सर जी दूर है पर पास भी है। क्यों है? सर हर एक व्यक्ति के दो परिचय होते हैं। अगर ये 7वें नंबर पर सबसे पास है तो पहले नंबर पर सबसे दूर है। जैसे मैंने इस क्लास की बात की, इस क्लास की बात की, इस क्लास में हमने कहा कि टोटल 100 लोग हैं, 100 लोग हैं। अगर मान लेते हैं किसी लड़के की रैंक शुरुआत से गिनते 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 किसी लड़के की रैंक 100वीं रैंक आई है, 100वें नंबर पर रैंक आई है, तो अगर शुरुआत से आगे से गिनने पर 100वीं रैंक है तो पीछे से गिनने पर पहली भी तो उसी की है। तो क्या बताइए, हर एक व्यक्ति के दो परिचय होते हैं कि एक आगे से गिनने पर, एक पीछे से। तो अगर मैंने आपसे कहा कि सर मेज से 7वीं सबसे नजदीक, तो आप डायरेक्ट 7वीं मत ढूंढा करो, शुरुआत ये करो पहली सबसे नजदीक कौन है। तो मेज से पहली सबसे पास में कौन सी किताब? मैथ्स। तो फिर दूसरी सबसे पास कौन? जीएस। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं सबसे पास कौन? रीजनिंग। ये रीजनिंग जो है ये 7वीं सबसे पास है और पहली सबसे दूर है। एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए फिर इसको खत्म करते हैं, काफी सवाल होगा इससे। बताइएगा, बताइएगा, मेज से चौथी सबसे दूर रखी किताब, मेज से, मेज की सतह से चौथी सबसे दूर रखी किताब, तो उसके लिए आप पहले ये देखो पहली सबसे दूर कौन है, पहली सबसे दूर कौन है, फिर दूसरी सबसे दूर, फिर तीसरी सबसे दूर। समझ पा रहे हैं? नहीं पल्ले पर। हाँ, तो मेज से चौथी सबसे दूर रखी किताब के ऊपर दूसरी किताब कौन? हाँ जी, सही बात है। ठीक, चल तो इसका काम करता हूं। आप लॉजिकल रीजनिंग की शीट सभी के पास है, आंसर बोल देते हैं। एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग के बीच में ये एक दो तरह के क्वेश्चन हमको करवाने पड़ते हैं, ये हमेशा ही हम करवाते हैं। रीजन ये है कि लॉजिकल रीजनिंग ऐसा टॉपिक होता है कि अगर कंसिस्टेंटली इसी को पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे, ऊब जाओगे। इतना ज्ञान ना सुनने की आदत है ना बोलने की आदत है, तो जिसकी वजह से होता क्या है, अब कभी भी संत महात्मा लोग कहीं ज्ञान दे रहे होते हैं या कुछ स्पीच दे रहे होते हैं, आप कंसिस्टेंटली 1-2 घंटे लगातार थोड़ी ना सुन सकते हो। वही बार बार डेली सुनने जाओ, नहीं जाएंगे। लेडीजें तो मान लो चली जाती है क्योंकि वो महात्मा जी को सुनने थोड़ी जाती,
उनकी अपनी किटी पार्टी लगी होती है, वहाँ मीटिंग होती है, बड़ी बड़ी डिस्कशन, बड़े बड़े बातें तय होनी होती है वहाँ, है नहीं? उनका तो मान लो जायज है, लेकिन जेंट्स जो है वो बेचारे किस लिए जाए? अब वो तो अपनी बात कहीं भी चौराहे खड़े होकर कर लेंगे आपस में, लेकिन लेडीज भी ना चौराहे पे खड़ी हो सकती, तो उनको एक जगह चाहिए जहाँ बैठ के अपना डिस्कशन हो सके, देश दुनिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बातें हो सके, है ना? तो क्या मेरा कहने का मतलब क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग में बीच में इस तरह के एक दो क्वेश्चन करवाने से होता क्या, माइंड फ्रेश हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से बोल रहे हैं, आप टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों ही असम्पशन, दोनों ही पूर्वधारणाएं गलत कर दी, गलत। अरे दोनों पे कट्टम लगाया कि नहीं लगाया? क्वेश्चन नंबर 2 में पहला सही दूसरा गलत, 3 में दोनों सही, 4 में दोनों सही, 5 में पहला सही दूसरा गलत, 6 में पहला गलत दूसरा सही, 7 में पहला गलत दूसरा सही, 8 में पहला सही दूसरा गलत, 9 में दोनों सही, 10 में दोनों गलत, 10 के दोनों गलत हो गए। 11 का ये 11 का ऑप्शन नंबर लगाइए बी, सेकंड ऑप्शन। देखो बी ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा, 11 में बी ऑप्शन कहीं दिखा, बी, वो लगाइए बी, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन लगाइए बी, सेकंड ऑप्शन, बी। बी ऑप्शन मिला कि नहीं मिला? मिल गया सर। अब आइए 13 में, 13 का ऑप्शन सी, 13 का ऑप्शन कौन सा है? सी। अब आइए 14 का ऑप्शन ए, 15 में दोनों सही, 16 में पहली गलत दूसरी सही। 16 में आपने क्या लगाया? पहली गलत दूसरी सही। अब आइए 17, अब आइए सर 17 में, अब आइए 17 में दोनों सही। ये कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्ट हो गया है। 17 में दोनों सही, 18 में दोनों सही, 19 में दोनों सही, 20 में पहला गलत दूसरा सही, 21 में पहला सही दूसरा गलत, 22 में पहला गलत दूसरा सही, 23 में पहला गलत दूसरा सही तीसरा सही। आपने 23 में लगाया है पहला गलत दूसरा सही तीसरा सही। 24 में आइए, 24 में ऑप्शन ए लगाइए, ए। देखिए नीचे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे ए बी सी डी, तो ऑप्शन लगाइए ए। सर 25 में आइए, 25 में ऑप्शन सी, सी लगा लिया। सर 26 में आइए, पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही। 27 में आइए, 27 में तीनों सही, तीनों सही। 28 में आइए सर, 28 में ऑप्शन डी चौथा, 28 में ऑप्शन डी लगाइए, चौथा लगाइए। 29 में लगाइए ऑप्शन ए, 30 में लगाइए ऑप्शन ई पांचवा। सुनो 30 का आंसर सुन लो, 30 में पहला सही दूसरा सही और तीसरा गलत। 30 में पहला सही दूसरा सही तीसरा गलत, और ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए हम लोगों ने लगाया ई, मतलब इनमें से कोई नहीं। 31 में आइए, 31 का है सर ऑप्शन नंबर डी चौथा, 31 का डी चौथा। अब आइए 32 में, 32 का है ऑप्शन नंबर डी चौथा, 32 का लगाया डी चौथा, 32 का डी चौथा ऑप्शन लगा लिया। अब आइए 33 में, 33 में पहला सही दूसरा सही तीसरा गलत। 33 में आपने लगाया है, 33 में आपने लगाया पहला सही दूसरा सही तीसरा गलत, लगा लिया। अच्छा अब आते हैं सर हम लोग 34 से लेकर और 38 तक। अच्छा 34 से 38 तक के जो ऑप्शन है वो ऊपर दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है जिसमें लिखा है कि यदि कथन एक कारण और दो उसका परिणाम। बी में क्या दिया है? यदि कथन दो कारण और एक उसका परिणाम।
सी में क्या दिया है, यदि कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण है, मतलब इंडिविजुअल कॉज है, अलग अलग कारण है, इनका कोई परिणाम इनमें से नहीं है, दोनों अलग अलग कारण है। और डी ऑप्शन में यह दिया है कि यदि कथन और 1 और 2 दोनों ही स्वतंत्र कारणों के परिणाम, मतलब अलग अलग रीजंस के परिणाम है, आपके डी वाले में कहा है। और ई में ये कहा है कि यदि दोनों ही कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है, किसी एक कॉमन रीजन के, किसी कॉमन कॉज के दोनों रिजल्ट है, दोनों परिणाम, ठीक है। अभी मैं और डिस्कस करूंगा, फिलहाल ऑप्शन लगा दो। 34 के आगे लिख लो ए, 34 के आगे लिख लो ए। अच्छा, ए का मतलब तो ऊपर से समझ जाएंगे ना। 35 के आगे लगा लीजिए बी, बी मतलब सेकंड ऑप्शन बी, बी ऑप्शन, बी फॉर बॉल, बी फॉर बिहार, बी फॉर बीजेपी। क्या हुआ, सुनने में अच्छा नहीं लगता क्या? अरे बी फॉर बसपा, ठीक है, कुछ और लगा, अब बसपा है, मजबूरी सपा में बी आता ही नहीं, बोल देते ना, चलेगा कोई बात नहीं। तो आपने लिखा 35 का सर बी, 36 का ई, 37 का बी, बी फॉर बॉल, 37 के आगे बी लिख लिया, और 38 का डी, डी मतलब बी फॉर डॉग, डी, ठीक। देखिएगा, ये कारण एवं परिणाम बहुत जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अभी इस पर बात कर रहा हूं, और आपके जो क्वेश्चन गलत हुए वो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जरा एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, कॉज एंड इफेक्ट का है, कॉज एंड इफेक्ट का एक क्वेश्चन लिखिएगा सर, कॉज एंड इफेक्ट का एक क्वेश्चन लिखिएगा, 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 लिखिए 1 नंबर, कथन लिख रहे हो आप, कथन पहला, आप कथन हेड डालिए, कथन पहला, बोले उषा कंपनी के पंखे, उषा कंपनी के पंखे, उषा कंपनी के पंखे सबसे ज्यादा बिकते हैं, सबसे ज्यादा बिकते हैं, लिखा आपने, उषा कंपनी के पंखे सबसे ज्यादा बिकते हैं, भैया लिखा। और सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिएगा, कानपुर के काकादेव क्षेत्र में, सेकंड कथन आप लिख रहे हो, कानपुर के काकादेव क्षेत्र में, कानपुर के काकादेव क्षेत्र में, कानपुर के काकादेव क्षेत्र में, क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चे पढ़ने आते हैं, सबसे अधिक स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, सबसे अधिक बच्चे पढ़ने आते हैं, लिखिएगा। सर ये जो आपने दो चीजें लिखी हैं, दोनों रिजल्ट है, दोनों परिणाम है, इनके पीछे वजह कुछ और रही होगी, कुछ कॉज रहे होंगे, कुछ कारण रहे होंगे। जैसे पहले वाले में मैंने क्या लिखवाया कि उषा कंपनी के पंखे सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो अगर उषा कंपनी के पंखे सबसे ज्यादा बिकते हैं, ये परिणाम निकल कर आ रहा है, तो इसके पीछे कुछ वजह रही होगी कि उषा के ही कारण बिकते ज्यादा, किसी और चीज क्यों नहीं इतने बिकते, तो उषा कंपनी के ही पंखे सबसे ज्यादा बिकते हैं, इसका मतलब कारण रहा होगा कुछ, कारण ऐसा कुछ रहा होगा कि उषा कंपनी के पंखों की क्वालिटी अच्छी होती होगी, या उषा कंपनी के पंखे सस्ते होते होंगे, या कुछ और वजह। तो आप मुझे बताइए, क्या उस वजह से पंखे सबसे ज्यादा बिक रहे होंगे? तो सर किसी एक कारण का, किसी एक अलग कारण का ये परिणाम है, किसी एक अलग कारण का ये परिणाम है। जो अलग कारण होता है इसका मतलब होता है स्वतंत्र कारण, अलग शब्द का मतलब होता है इंडिविजुअल या स्वतंत्र। किसी एक स्वतंत्र कारण का ये परिणाम है कि सर उषा कंपनी के पंखे सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, इसका मतलब कुछ एक कारण रहा होगा तभी सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। चलिए ये मामला तो अलग कर दिया, किसी स्वतंत्र कारण का, किसी एक स्पेशल कारण का ये परिणाम है, किसी एक स्पेशल रीजन की वजह से ऐसा हो रहा है, हमने अलग कर दिया। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरे की बात करें तो दूसरे में आपसे क्या कहा गया था? हाँ, कानपुर के काकादेव क्षेत्र में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। क्या इसके पीछे भी वही कारण होगा कि उषा कंपनी के पंखे बहुत अच्छे होते हैं इसलिए काकादेव बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं? सर इसके पीछे तो कुछ और वजह होगी ना, कि कानपुर के काकादेव क्षेत्र में अगर बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं इसका मतलब इसके पीछे कुछ अलग वजह होगी। अब उषा कंपनी के पंखे ज्यादा बिक रहे हैं, इसके पीछे वजह कुछ अलग होगी। तो दोनों ही अलग अलग कारणों के परिणाम है। तो सर जो दूसरा वाला है कि कानपुर के काकादेव क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चे पढ़ते हैं, इसके पीछे हो सकता है संभवतः ये वजह हो कि कानपुर के काकादेव क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोचिंगें होंगी, या कानपुर के काकादेव क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्कूल्स होंगे, या कुछ और, कुछ ऐसी कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बच्चे कहां पढ़ते हैं? काकादेव क्षेत्र में। तो
ये जो परिणाम हुआ है किसी अलग कारण का परिणाम है, और जो पहले वाला परिणाम है वो किसी अलग कारण का परिणाम है। तो ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है इसका ऑप्शन लिखिए अपनी शीट में से, अपनी शीट में से ऑप्शन लिखिए। ये जो आपने क्वेश्चन अभी लिखा है इसका आंसर अपनी शीट में से देख के लिखिए ऑप्शन। दोनों ही स्वतंत्र कारणों के परिणाम है, अलग अलग कारणों के परिणाम है, इंडिविजुअल रीजंस के कॉज के इफेक्ट है, अलग अलग कारणों के परिणाम है। ऑप्शन लिख लीजिए डी चौथा, अपने इस कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिखो आगे डी। ये मैं कुछ बताना चाह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं बेटा, कॉपी में डी लिख लो, डी लिखा। अब इस डी का मतलब अपनी शीट में देखो जाके, इस डी का मतलब अपनी शीट में देखो जाके क्या है डी का मतलब। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं सर? अपनी शीट में देखिए डी का मतलब दिया होगा। डी का मतलब क्या दिया सर? यदि कथन एक और दो दोनों ही किन्हीं स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। आप मुझे बताएं, स्वतंत्र मतलब होता है अलग अलग कारणों के, इंडिविजुअल रीजंस। क्या ये दोनों ही कथन जो मैंने आपको लिखवाए आपके रजिस्टर में, क्या ये दोनों अलग अलग कारणों के परिणाम है कि नहीं? तो इस स्थिति में आपने क्या ऑप्शन लगाया? डी। सर ये होता है कॉज एंड इफेक्ट, ऐसे पकड़ना। क्या हमारी बात समझ में? जो 5 ऑप्शन ऊपर दिए थे ए बी सी डी ई, क्या आप उनका मतलब समझ पाएंगे? पहले ऑप्शन का मतलब क्या था? ए में क्या लिखा था कि जब कथन एक कारण हो और दो उसका परिणाम हो। लिखिए जल्दी से क्वेश्चन अलग से, और हमको आंसर चाहिए शीट में से, मतलब ऑप्शन शीट में से चाहिए। शीट में 5 ऑप्शन है ना, ए बी सी डी ई, उन्हीं में से कोई एक आंसर देना। बल्कि मैं काम करूंगा वो 5 ऑप्शन आपके सामने बोर्ड पे लिख देता हूं, इससे आपको देखने में थोड़ा सुविधा रहेगी। पहला ऑप्शन क्या था? एक। हाँ, यदि कथन एक कारण हो और कथन 2 उसी का परिणाम है ना, उसी का परिणाम होगा, कथन 2 उसका परिणाम, मतलब इसी कारण का तो परिणाम निकलेगा, परिणाम हो, रिजल्ट। ठीक। बी क्या है बेटा? जब कथन 2 कारण हो और कथन 1 उसका परिणाम। आप ऑप्शन का मतलब समझ पा रहे हैं भैया? ठीक है, कथन 1 उसका परिणाम। जी, सी में क्या बोला इन्होंने हमसे? दोनों एक और दो दोनों ही स्वतंत्र कारण हो, मतलब ये कि सर इन दोनों से कोई भी परिणाम नहीं है। कथन 1 और 2, कथन 1 और 2, कथन 1 और 2 दोनों ही हाँ, स्वतंत्र तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, दोनों ही अलग अलग कारण है। स्वतंत्र का मतलब अलग अलग, इंडिविजुअल, अलग अलग कारण है, इनमें से कोई परिणाम नहीं है। एक अलग कारण है और 2 अलग कारण है, इनमें से कोई रिजल्ट नहीं है, दोनों कारण है। अब बी, हाँ, कथन 1 और 2, कथन 1 और 2 दोनों ही अलग अलग, दोनों ही किन्हीं अलग अलग, दोनों ही किन्हीं अलग अलग, दोनों ही किन्हीं अलग अलग कारणों के, दोनों ही किन्हीं अलग अलग कारणों के परिणाम हैं, दोनों ही किन्हीं अलग अलग कारणों के परिणाम हैं, किन्हीं अलग अलग कारणों के परिणाम हैं, 1 और 2। और ई में क्या बताया सर? ई में दोनों, हाँ, यदि कथन 1 और 2, कथन 1 और 2 किसी एक ही कारण के, सामान्य मतलब होता है कॉमन, किसी एक ही कारण के, सामान्य मतलब 14 लिख लो अपनी शीट में, कॉमन होता है किसी एक ही कारण के परिणाम। ये आपके क्लियर कर दिए हमने 5 ऑप्शन, ये हमने आपके क्लियर कर दिए 5 ऑप्शन। 5 ऑप्शन ये है जो आपकी शीट में लिखे, वही हमने सामने लिखे, बस उनको थोड़ा सा क्लियर करके लिख दिया, स्पष्ट करके लिख दिया। आप क्वेश्चन बोले, लिखिए सर। इस वर्ष लिखिएगा, इस वर्ष महाराष्ट्र में बहुत अधिक वर्षा हुई। आप कथन फर्स्ट लिख रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं ये पहला कथन लिख रहे हैं, पहला कथन क्यों हेडिंग डाल पाए थे? हाँ, मैं ये बोलना भूल गया था, ये जो आप लिख रहे हैं ये पहला कथन है, फर्स्ट कथन आप लिख रहे हो। इस वर्ष महाराष्ट्र में बहुत अधिक वर्षा हुई
बहुत अधिक वर्षा हुई और पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। बहुत अधिक वर्षा हुई और पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। बहुत अधिक वर्षा हुई और पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। भैया लिखा? अब 2 नंबर कथन लिखिए सर। अब 2 नंबर स्टेटमेंट लिखिए, 2 नंबर कथन लिखिए, 2 नंबर कथन लिखिए सर। 2 नंबर कथन लिखिएगा, लिखिएगा 2 नंबर कथन लिखिएगा। दोनों पर लिखिएगा। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत महंगे बिक रहे हैं। बहुत महंगे बिक रहे हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो हमने 2 नंबर बात लिखवाई है, इसकी जगह हम एक सरल बात लिखवाना चाह रहे थे, पर हमने जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड लिखवाया। सरल बात ये लिखवाना चाह रहे थे कि मोहन ने इस वर्ष अपनी हाई स्कूल की परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया, बहुत मेहनत की है और सारा सिलेबस समय से पहले ही रिवाइज कर लिया। ये हम लिखवाना चाह रहे थे आपको कथन 2। अब जाहिर सी बात है, अगर ये लिखवाते तो ये जो कारण होता है इसका परिणाम भी कुछ निकलता। मोहन ने जो इतनी तैयारी की उसका भी कुछ परिणाम निकलता, और जो पहले लिखवाया उसका भी कुछ परिणाम निकलता। आप लोग फिलहाल जो हमने लिखवाया है उसको देखकर बताइए कि क्या ऑप्शन ठीक लगता है। देख लीजिए सर, तसल्ली से सोच समझ के तब बताइए। क्या है? सी दिस। अच्छा एक बात बताओ, इस साल महाराष्ट्र में बहुत अधिक बारिश हुई है, जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है, कई साल का रिकॉर्ड टूट गया, तो इसका कुछ परिणाम निकलेगा। ये कारण होगा, ये कारण होगा। अच्छा बारिश बहुत अधिक हुई है, इसके पीछे क्या कारण होगा? इसके पीछे कोई कारण नहीं होगा, ये खुद अपने आप में कारण है, इसका परिणाम निकलेगा। महाराष्ट्र में इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई है, बताओ इसके पीछे क्या कारण होगा? अगर इसको परिणाम मान लेते हैं, अगर ये मान लेते हो कि महाराष्ट्र में इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई है, कई साल का रिकॉर्ड टूट गया, अगर आप इसको मान रहे हो कि ये परिणाम है, तो इसके पीछे कारण भी कुछ रहा होगा। बताइए क्या कारण रहा होगा? कोई कारण? हाँ जी नहीं, वर्षा दिवस से ज्यादा हुई ना, तो ये अपने आप में अगर परिणाम आप इसको मान रहे हो तो इसके पीछे कुछ वजह भी नहीं होगी। वो वजह हम पूछना चाहते हैं, क्या कारण? सर कोई कारण नहीं। वर्षा ज्यादा हुई, इसके पीछे क्या कारण है? बताओ क्या कारण? मानसून ज्यादा है। मानसून ज्यादा आने का मतलब ही वर्षा ज्यादा होना। मानसून ज्यादा आने का मतलब ही होता है वर्षा ज्यादा होना सर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि सर ये कोई परिणाम नहीं है, ये कारण है। परिणाम तो इसका होगा, वर्षा ज्यादा हुई है, इसका परिणाम क्या होगा मालूम है? पहला, जल भराव हो जाएगा। दूसरा, बाढ़ की स्थिति बन सकती है। तीसरा, लोगों का यातायात बाधित हो सकता है। समझ रहे ना? और भी तमाम सारी स्थितियां। तो सर इसके परिणाम होंगे, जो आपने भी लिखा है सर, ये जो पहला नंबर लिखा है ये कारण है, इसके परिणाम होंगे। चलिए, तो कारण मिल गया, पहला वाला तो कारण है। अब अगर दूसरे पे, दूसरे वाले पे आओ। अब दूसरे वाले को अगर देखें तो दूसरा वाला लग तो परिणाम रहा है और सही में परिणाम है, ये बात सच्चाई है। लेकिन अब आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए, ऐसा ऑप्शन चाहिए जो आपसे ये कहे कि कथन एक स्वतंत्र कारण है और कथन 2 स्वतंत्र परिणाम है। ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखो, कथन एक स्वतंत्र कारण है, मतलब अलग कारण है, और कथन 2 किसी अलग कारण का परिणाम है। ऐसा कुछ है ही नहीं। अब मजबूरी में आपको ऐसे ऑप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो हमारी बात को सेटिस्फाइड करवा दे। हमने क्या किया? हमने ऑप्शन आपको लगवाया सी, कि कथन 1 जो है वो एक अलग कारण है और कथन 2 जो है वो एक अलग कारण है। कथन 2 को भी हमने कारण बनवा दिया आपसे।
अब कथन 2 को अगर कारण मनवा दिया तो आपको पता है इस कारण का परिणाम निकल सकता है। अगर कथन 2 को तुम कारण मान रहे हो ना तो इसका परिणाम निकल सकता है। क्या निकलेगा बताते हैं। कथन 2 को मान लो एक कारण है। कथन 2 में क्या लिखा है बताइए कि इस वर्ष जो है सॉरी दिल्ली में ना, दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बहुत महंगे बिक रहे हैं, इसको एक कारण मान लो, तो इसका परिणाम पता है क्या निकलेगा? बिक्री कम हो जाएगी। बिक्री कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत महंगे बिक रहे हैं तो बिक्री कुछ कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताइए इसका परिणाम हो सकता है कि नहीं? लोग कम खरीदेंगे, लोग कम खरीदेंगे। और एक परिणाम ये भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं उनके पास रेवेन्यू अच्छा आएगा। सही बात है कि जब ये महंगी चीजें बिकेंगी तो पैसा अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? पैसा अच्छा आएगा तो सर उसका परिणाम बिल्कुल निकल सकते हैं। तो कथन 2 को कारण माना जा सकता है क्योंकि उसके परिणाम निकल सकते हैं। तो आप इसका आंसर लगाइए कौन सा? सी। और अगर मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया होता ना, मान लो एक ऑप्शन ये दे दिया होता कि कथन 1 स्वतंत्र कारण है और कथन 2 स्वतंत्र परिणाम है तो वो ज्यादा सही होता है। और ये ऑप्शन मिलता है पेपर में, ये ऑप्शन मिलता है। जरूरी नहीं कि यही 5 मिले, वो उनमें से क्या करेंगे कोई एक गायब कर देंगे, कोई एक गायब कर देंगे, उसकी जगह ये दे देंगे जो हम बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो डिपेंड करता है आपको क्या दिया गया, ऑप्शन में जो दिया है आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो आंसर आएगा फिलहाल अपने क्वेश्चन का आंसर अगर इन ऑप्शनों में लगाइए तो लगा दीजिए सी। क्या लगाएंगे? हाँ जी, हाँ नहीं, हमने सी जो लगवाया उसके पीछे जो हमने कहानी सुनाई वो तुमने ध्यान से सुनी? नहीं सुनी। जिस समय हम कहानी सुना रहे थे उस समय तुम दोनों अपनी बात को सत्य साबित करने में बिजी थे। आपस में एक दूसरे को ही समझा रहे थे। कहीं ये भी नहीं हुआ सर जी और है पता नहीं क्या बोला करते हैं। आप लोग आपस में बिजी थे, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, क्योंकि अगर सुनी होती तो तुम मुझसे क्वेश्चन ना पूछती। फिर भी चलो अच्छा कोई बात नहीं, पूछा तुम जवाब तो देंगे। बोलो क्या था? डी वाला? हाँ ओके चलिए डी देख लेते हैं। डी में क्या था? कथन 1 और 2 दोनों ही किन्हीं अलग अलग कारणों के परिणाम है। तो मतलब आप एक को भी परिणाम मान रहे हो, 2 को भी परिणाम मान रहे हो। दूसरा तो परिणाम मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। सर इस साल दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत महंगे बिक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है महंगे आ रहे होंगे तो महंगे बिक रहे हैं, ये तो परिणाम मान सकते हैं। अब पहले वाले को भी क्या परिणाम मान पाओगे? इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई महाराष्ट्र में, हाँ? तो क्या चीज? पहले वाले को परिणाम नहीं मान पाएंगे। पहला वाला तो अपने आप में कारण है, तो दूसरा वाला तो परिणाम मान सकते हैं, लेकिन पहले वाले को परिणाम नहीं मान सकते। और जबकि इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर बेटे? 1 और 2 दोनों ही अलग अलग कारणों के परिणाम है, तो दोनों परिणाम नहीं है। दूसरे को परिणाम मान सकते हैं पर पहले को परिणाम नहीं मान सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग ये नहीं लगाएंगे। हम अगर लगाएंगे तो ये लगाएंगे क्योंकि हाँ ये माना जा सकता है, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा, दिल्ली में इस साल जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत ज्यादा महंगे बिक रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ वजह भी हो सकती है और इसकी वजह से कुछ हो भी सकता है। इस बात के पीछे कुछ वजह भी हो सकती है कि सब महंगी चीजें मिल रही होंगी तो महंगी बिक रही हैं, और इसके बाद कुछ परिणाम भी हो सकता है। क्या परिणाम होगा चलो बताओ? अगर महंगी चीजें बिक रही हैं तो बिक्री कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इसको हम कारण भी मान सकते हैं और इसको परिणाम भी मान सकते हैं। लेकिन जो पहला वाला है वो किसी भी सूरत में हम किसी भी सूरत में हम परिणाम नहीं मानेंगे। तो क्या मानेंगे? कारण मानेंगे। इसलिए मजबूरी के चलते हम लोगों ने ऑप्शन क्या लगाया? सी लगाया। आइए अपनी शीट पर आते हैं। शीट पर आइए, हाँ भाई शीट पे आइए। जो ये पहला पन्ना है, पहला पन्ना, इसको देखिए। पहले पन्ने में आप एक काम करिए, आपके कुछ आंसर्स थोड़े बहुत मैच हुए थे कि नहीं? पहले ही बताओ, अरे कुछ मैच हुए कि नहीं? ले आवाज ही नहीं लगाई नहीं शीट कर लगाई थी, पूरी शीट लगाई थी, वही लगाई थी। चल कोई बात, चल आइए देखते हैं, गौर करिएगा। जो पहला वाला पन्ना है उसमें 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक पहले देखिए। हाँ, कथन क्या बोला गया? जॉब रोटेशन से कर्मचारी को संस्था का सिंहावलोकन या ओवरव्यू करने में सहायता मिल जाती है। जॉब रोटेशन से कर्मचारी को संस्था का ओवरव्यू करने में सहायता मिल जाती है। हाँ बस डन। तो ये बताइए जॉब रोटेशन से जॉब रोटेशन क्या चीज होती मालूम है? क्या होती है जॉब रोटेशन?
देखिए, जब आप किसी कंपनी में स्विच करते हो, इस कंपनी पे आप हो, अब आप स्विच करके दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत चलता है। सरकारी में तो आप एक बार जहां चले गए फिक्स हो गया, आप वहां से नहीं जा हट सकते हो। लेकिन प्राइवेट में तो आप एक कंपनी छोड़ के दूसरे में चले जाते हो ना। जब एक कंपनी से दूसरे में जाते हो तो जाते समय आप ये देखते हो कि इसमें क्या कमियां हैं जो उसमें अच्छाइयां हैं, तभी तो एक कंपनी छोड़ते हो। इसको छोड़ने की वजह और उसको पकड़ने की वजह, तो वो उसको बोलते हैं ओवरव्यू। तो जो आप एक एनालिसिस करते हो, जो विश्लेषण करते हो, उसी को बोलते हैं ओवरव्यू। तो आपने इस कंपनी का भी ओवरव्यू लिया और उस कंपनी का भी ओवरव्यू लिया। तो सर जब आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हो तो बहुत सी चीजें देखते हो कि सर उस नई कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, सैलरी कैसी है, सैलरी टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती है, उसके अलावा वो कंपनी शोषण तो नहीं करती है, वगैरह 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 तमाम चीजें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर जब आप एक कंपनी को छोड़ते हो और दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हो, स्विच करना बोलते हैं इसको, प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत चलता है, तो यही चलता ही है। बल्कि तो जब आप ये प्रक्रिया अपनाते हो तो जाहिर सी बात है, ऐसे ही थोड़ी ना कि रात में सो रहे थे सुबह उठे जाओ कंपनी छोड़ देंगे, बिना सोचे समझे कंपनी छोड़ देंगे, आप कल से दूसरी कंपनी जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कंपनी छोड़ने के पहले आपको रीजन चाहिए होता है, और दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के पहले भी रीजन चाहिए होता है कि इनको ज्वाइन करें तो क्यों करें और इनको छोड़े तो क्यों छोड़ें। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, सन 2000 शायद 12-13 की बात है, शायद 13 या 14 की बात रही होगी। मैं गोविंद नगर में था। गोविंद नगर में एक कोचिंग है सिविल इंडिया, शायद किसी को पता है सिविल इंडिया, सुना? सिविल इंडिया के डायरेक्टर साहब थे मनोज कटियार साहब। तो वहां पर एक अतुल सर इंग्लिश पढ़ाते थे, वो हमारे मित्र थे, मैं वहां नहीं पढ़ाता था। तो अतुल सर ने चूंकि वहां इंग्लिश पढ़ाते थे तो उन्होंने हमसे बोला कि सर थोड़ा सा यहाँ रीजनिंग की दिक्कत है, आप रीजनिंग पढ़ाने आ जाइए सिविल इंडिया में। हम पढ़ाते तो उसमें काका थे मैं, तो बोले सर यहाँ पढ़ाने आ जाइए, थोड़ी सी जरूरत है, कुछ टाइम दे दीजिए, दिन भर का नहीं पर 1-2 लेक्चर का दे दीजिए। सन 12-13 की बात रही होगी शायद। तो हमने कहा सर बिल्कुल, बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ से वहाँ आएंगे और उसके अलावा समय बहुत लग जाएगा और मेरी क्लासेस बैक टू बैक यहाँ लगी हुई है, सर बड़ी समस्या हो जाएगी। सर हमारी बात फंसी हुई है, हमने कह दिया है कि संजय सर को हम लिवा लाएंगे, तो सर आप प्लीज 1 घंटे के लिए आ जाइए। ठीक है, हम पहुंचे पढ़ाने। अब चूंकि मित्रता भी कोई चीज होती है, अब समझ लीजिए हमने दोपहर के खाने का टाइम स्किप किया, बराबर पढ़ाने गए। उन्होंने भी खैर लेक्चर हमारे उसी हिसाब से लगाया जिस हिसाब से हम जा सके। हम पढ़ाने गए, मैंने 1 दिन पढ़ाया, 2 दिन पढ़ाया, 2-3 दिन पढ़ाया, बच्चों को बड़ा समझ में आया, सब सेटिस्फाइड हुए। फिर डायरेक्टर साहब बैठे हमारे साथ में, हमसे बोले सर समय दीजिए 5 मिनट का। हमने कहा बताइए। बैठे, अतुल सर भी बैठे थे, डायरेक्टर साहब भी बैठे थे, मैं भी बैठा था। ये मैं बिल्कुल सच्चा घटना बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल यही मेरे शब्द जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। डायरेक्टर साहब बोले सर आप सर 1 ही 2 क्लास पढ़ाने आ पाते हैं, सर हम ये चाहते हैं कि आप पूरा दिन का समय हमको दे दें, आप जहां पढ़ा रहे हैं वहां छोड़ दीजिए, आप हमारे यहाँ पढ़ाइए। तो मैंने उनसे बोला, मेरे शब्द क्या थे, सर मैं जहां पढ़ाता हूँ वहां मुझे सैलरी टाइम पे मिलती है, मुझे कभी छुट्टी चाहिए होती है तो वो तुरंत छुट्टी दे देते हैं, मुझे कोई दुख मुसीबत में कोई जरूरत पड़ती है तो तुरंत मेरी मदद करते हैं। अब आप मुझे कोई एक वजह बता दीजिए जिससे मैं वहां छोड़ दूं, और आप मुझे वजह बता दीजिए, विश्वास मानिए मैं इसी वक्त फोन करूंगा आपके सामने और इसी वक्त मैं कोचिंग छोड़ दूंगा वाली, और मैं गारंटी ले रहा हूं कि मैं कल से वहां शकल दिखाने नहीं जाऊंगा, जो मेरी सैलरी में वो भी नहीं लेने जाऊंगा, एक वजह आप दे दीजिए। मेरे यही शब्द थे। तो वो शांत हो गए, बोले सर जो आपने चीजें बताई वो तो बिल्कुल जायज है, कोई भी एम्प्लॉय कहीं पर भी जाता है तो सैलरी, छुट्टी, दुख मुसीबत में जरूरत, यही 3-4 बेसिक चीजें जो चाहिए होती है। सर ये सारी सुविधाएं तो आपको वहां मिली नहीं। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहा कि वो बोले क्या, और हमें बहुत गुस्सा आ गई थी कि एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी के नुकसान के बारे में सोच भी कैसे सकता है, जबकि सेम प्रोफेशन में, दोनों की सेम फील्ड है, दोनों ही सेम बिजनेस कर रहे हो, तब ऐसा कैसे सोच सकते हो। जब तुम आज आप मुझसे ऐसा कह रहे हो तो कल को अगर मुझसे कोई और कोचिंग वाला कहेगा विद्या छोड़ो तो हमारे यहाँ आ जाओ, तो हम अगर वो कर दे तो क्या गलत होगा, सीधी सी बात है। तो ऐसी स्थिति में मैंने अगले दिन से वहां जाना बंद कर दिया। अतुल सर ने कई बार कहा, तो अतुल सर ने फिर खैर उनसे ही झगड़ा किया इस बात को लेकर कि आपने जो बोला गलत बोला, आपको नहीं बोलना चाहिए, आप क्या बोल रहे हो, सोचो तो किस टीचर से बोल रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दो, ये कौन सी छोटी बात कर रही है, मनोज सर की घटना है, ये आज भी इस बात को जानते हैं। तो ये बात हुई थी। मेरा कहने का मतलब क्या, ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि सर मेरे भी उस कंपनी के प्रति लॉयल रहने की जिम्मेदारी थी जहां मैं पढ़ा रहा था। क्या जिम्मेदारी थी कि वो कंपनी मेरी सारी जरूरतें पूरी कर रही है तो मैं उसको क्यों धोखा दूं, सीधी सी बात है। तो सर हम किसी भी चीज को छोड़ते हैं, नई चीज को ज्वाइन करते हैं तो उसके पीछे ओवरव्यू होता है ना, बस वही ओवरव्यू की बात की गई है। जॉब रोटेशन जो है
जॉब रोटेशन से कर्मचारी को संस्था का ओवरव्यू करने में सहायता मिल जाती है। ठीक, इसके पीछे क्या पूर्ण धारणा रही होगी? पहली, संस्था का ओवरव्यू करने के लिए जॉब रोटेशन ही एकमात्र तरीका है। एकमात्र को अंडरलाइन करो, काट दो। यही तरीका है कि जॉब रोटेशन। अरे जॉब चेंज करने के अलावा भी तो तुम ओवरव्यू कर सकते हो कंपनी का। कभी खाली बैठे हो, अपनी कंपनी बारे में सोचो, कंपनी वाइज कैसी। जरूरी कि जॉब चेंज करने के समय सोचो। दूसरा, संस्था का ओवरव्यू करना आवश्यक होता है। सर ऐसा कोई जरूरी है कि आवश्यक होता है इसलिए जॉब रोटेशन के लिए जरूरी होता है? गलत। दोनों क्या होंगे? गलत। चलिए कोई नहीं, हम लोग एक काम करेंगे कल। अब आंसर आपको मिल ही गए। अब एक काम करिएगा, इन आंसर के मुताबिक अपनी शीट को देखिएगा। ठीक, कल ऑफिस से मिलेंगे, मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय।